हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट सेकंड। इससे पहले पार्ट वन में हमने कुछ चीज़ों के बारे में बात की थी। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा रिवीजन चल रहा है करंट अफेयर्स का, इसमें हम जो न्यूज़ इंक्लूड कर रहे हैं ये आपको मई 2020 से स्टार्टिंग है, जो आपको मई 2021 तक ये चलेगा, क्योंकि जून में फिर आपका एग्ज़ाम है। तो जून के जनरली जो न्यूज़ होते हैं वो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हम हाफ जून तक का इसमें कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग है आपका मई 2020 से। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं हम इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में। सबसे पहले इसमें एक न्यूज़ आता है जिसका एक्चुअली ये एक कॉन्फ्रेंस है जिसको हम कोपेनहेगन या फिर बीजिंग +25 कहते हैं। मेनली जो ये आपका कॉन्फ्रेंस है ये कोपेनहेग या फिर बीजिंग कॉन्फ्रेंस है और ये रिलेटेड है जेंडर इक्वालिटी से। ठीक, इसको यूएन के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसको वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वीमेन के नाम से हम जानते हैं। मेनली इसके 25 साल 2020 में पूरे हो गए हैं। 25वीं इसकी एनिवर्सरी थी, फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वीमेन की। इस वजह से आपको पिछले साल 2020 में ये न्यूज़ में रहता है। तो इस तरीके से काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, जैसे कि इस साल भी आया हुआ था, मतलब 2020 में भी आया हुआ था, कि एक तरफ आपको प्रोटोकॉल या कॉन्फ्रेंस का नाम रहेगा और दूसरी तरफ कौन से थीम पर था, सब्जेक्ट क्या था, वो आपका सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी इस बार आए हुए थे। तो बस नॉर्मली आपको याद रखना है कि कोपेनहेगन एंड बीजिंग जो प्रोटोकॉल, ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये आपको विमेन रिलेटेड है, यानी कि जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड है, और 2020 में इसकी 25वीं एनिवर्सरी फोर्थ कॉन्फ्रेंस की पूरी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं सॉलिडारिटी ट्रायल इनिशिएटिव। ये मेनली कोविड-19 से रिलेटेड है। कोविड-19 के ट्रीटमेंट को फाइंड करने के लिए यहाँ पर एक इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल चलाया जा रहा था। WHO एंड इट्स पार्टनर्स जो भी हैं, WHO के साथ जो काम करते हैं मिलके, डिफरेंट NGOs वगैरह या फिर हेल्थ से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो सॉलिडारिटी ट्रायल इनिशिएटिव किससे रिलेटेड था? कोविड-19 के ट्रीटमेंट को ढूंढने से रिलेटेड था कि किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जाए। नेक्स्ट, NAM, जिसको हम नॉन अलाइंड मूवमेंट के नाम से जानते हैं। तो ये उस समय आया था जब पूरे वर्ल्ड में एक कोल्ड वार का समय चल रहा था। तो दो ग्रुप थे, एक USA का ग्रुप था और एक सोवियत यूनियन का ग्रुप था। तो इस समय ये जो कुछ कंट्रीज थी, जिसमें खास करके एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज थी, जो अभी अभी आज़ाद हुई थी, इंडिपेंडेंट हुई थी, तो उनका ये कहना था कि वो किसी भी ग्रुप में जाके नहीं मिलेंगे, ना ही USA वाले ग्रुप में और ना ही सोवियत यूनियन वाले ग्रुप में। तो ये एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज जो थी, इन्होंने एक साथ मिलकर, जो किसी ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहती थी, इन्होंने एक नया मूवमेंट या ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश की। तो नैम का जो आपका ओरिजिन देखेंगे, तो जो बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुआ था 1955 में, वहां पर इसकी बात स्टार्ट होती है और फाइनली इस ऑर्गेनाइजेशन की पहली मीटिंग की जाती है 1961 में। इसको स्टार्ट करने वाले जो कंट्रीज थे वो 5 कंट्रीज थे, जिनके नाम है इंडिया, यूगोस्लाविया, इजिप्ट, घाना एंड इंडोनेशिया। इन 5 कंट्री ने मिलकर इस नैम मूवमेंट को स्टार्ट किया था। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप देखेंगे टोटल इसमें 120 मेंबर्स हैं। इस साल ये न्यूज़ में क्यों रहा? अगेन 2020 में इसकी मीटिंग हुई थी और जिसका थीम क्या था? इस बार जो 2020 मीटिंग हुई, इसका थीम था यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19, और इस बार पीएम मोदी ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया था। इससे पहले जो दो इसके कॉन्फ्रेंस हुए थे 2016 में और 2019 में, उसमें हमारे पीएम ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। इंडिया की तरफ से दूसरे जो ऑफिसर थे या फिर जो मिनिस्ट्री लेवल के थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, लेकिन इस बार 2020 में जो हुआ, इसमें मोदी ने, हमारे पीएम ने इसमें पार्टिसिपेट किया। 2020 के होस्ट यानी कि चेयरमैनशिप किसके पास था? इस बार अजरबैजान के पास में था। तो ये आपको याद रखना है। याद रखने वाली चीज़ें अगेन, ओरिजिन, मेंबर कंट्री जिसके कौन कौन जिन्होंने स्टार्ट किया था, पहली मीटिंग भी कभी पूछ दी जाती है कि इसका पहली मीटिंग इस साल हुआ था, ऐसा स्टेटमेंट भी आ जाता है। मेंबर्स रिलेटेड भी स्टेटमेंट होते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट के पास 110 या 120 से ज़्यादा मेंबर हैं या कम मेंबर, इस तरीके से थीम याद रखिएगा। और होस्ट अजरबैजान था। चलिए फोर्थ देखते हैं नेक्स्ट, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस। इससे पहले हमने जो पहला पार्ट किया हुआ था आईयर का, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन का फर्स्ट पार्ट, उसमें हमने बात किया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। ठीक है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जैसे यूएन का ये एक बॉडी है, स्पेशलाइज्ड बॉडी है, जिसको हम जुडिशियल बॉडी भी कह सकते हैं। उसी तरीके से यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ये यूरोपियन यूनियन का एक जुडिशियल बॉडी है, जो कि यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड जो भी लॉज होते हैं उनको इंप्लीमेंट करवाने का काम करता है। यानी कि यूरोपियन यूनियन के अंदर में जो भी कंट्रीज हैं, तो वो यूरोपियन यूनियन के रूल्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं।
तो इस रूल से रिलेटेड कोई भी अगर किसी के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है उन कंट्रीज के बीच में, तो वो जा सकते हैं यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास, जो कि यूरोपियन यूनियन का सुप्रीम कोर्ट भी है। इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया 1952 में आफ्टर ट्रीटी ऑफ पेरिस, और इसका हेडक्वार्टर यानी कि ये कोर्ट आपको मिलेगा लग्जमबर्ग में। तो ये कुछ फैक्ट इसको आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो 5th नंबर आता है, यहाँ पर रीजनल इंटीग्रेशन मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर एशिया एंड पैसिफिक। तो जैसा इसका नाम है मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम, इसको बनाएगा 2004 के बाद। आपको पता है कि साउथ इंडियन जो ओशियन था या फिर पैसिफिक ओशियन का कुछ पार्ट जो साउथ ईस्ट कंट्रीज की तरफ में पड़ता है, वहां पर 2004 में सुनामी आई हुई थी, जिसमें अफेक्टेड कंट्रीज जो थी साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज थी, ठीक है, आपको पता है। और साउथ इंडियन ओशियन के भी कुछ आइलैंड कंट्रीज थी, जैसे कि श्रीलंका भी था, इसमें इंडिया भी अफेक्टेड हुआ था काफ़ी, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो होने वाले कंट्रीज थी इसमें साउथ ईस्ट एशिया, जैसे कि इंडोनेशिया और उसके आसपास के एरिया काफ़ी अफेक्ट हुए थे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया गया कि ताकि अगर इस तरीके का डिजास्टर आता है तो पहले ही हम कुछ प्रिपरेशन कर पाएँ, और जो भी इसकी हानि होती है या लॉस होता है इसकी वजह से उसको मिनिमाइज किया जा सके। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए थाईलैंड के एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक अर्ली वार्निंग सिस्टम को इस्टेब्लिश किया गया। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। न्यूज़ में क्यों रहा? क्योंकि अभी करंट चेयर इंडिया के पास में है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रिप्स एग्रीमेंट। ट्रिप्स एग्रीमेंट ये मेनली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ये आता है 1995 में। अब देखेंगे कि ट्रिप्स के पहले गेट हुआ करता था, तो आप देखेंगे कि 1995 से पहले इसमें WTO का इस्टेब्लिशमेंट होता है। तो WTO से पहले एक बॉडी हुआ करती थी जिसको गेट के नाम से जानते हैं, ठीक है, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो इस गेट के अंदर में जो उरुग्वे कॉन्फ्रेंस होता है या उरुग्वे राउंड होता है, जो करीब 1986 से लेके 1994 के बीच में चलता है, तो इसी उरुग्वे राउंड के तहत जो यहाँ पर बातें फिक्स की जाती हैं उसके अंडर ही आपको WTO का भी इस्टेब्लिशमेंट होता है, और उसके अंडर में ही आपको ट्रिप्स यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिलेटेड एग्रीमेंट भी यहाँ पर तैयार किए जाते हैं, ठीक है। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट इसमें याद रखने की जरूरत है कि जितने भी WTO के मेंबर हैं उनके लिए मैंडेटरी है कि वो ट्रिप्स के एग्रीमेंट के साथ कंप्लाई करें, यानी कि इसके अगेंस्ट वो नहीं जा सकते, एक्सक्लूडिंग सम स्पेसिफिक एग्जेप्शंस। अब वो यहाँ पर कुछ आपको अपवाद भी हैं, एग्जेम्पशंस भी हैं। वो क्या है? उसको हम कहते हैं ट्रिप्स फ्लेक्सिबिलिटी के नाम से। यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कुछ पॉलिसी गैप या पॉलिसी स्पेस दिया गया है, यानी कि इसमें यह कहा गया है कि कुछ अनफोर्चुनेट कंडीशन में या कुछ कहीं इमरजेंसी आ जाए तो इस कंडीशन में क्या है कि ट्रिप्स के अगेंस्ट भी यहाँ पर कुछ स्टेट्स जो वो काम कर सकते हैं। तो कैसे? यही बात कही गई आपको दोहा डिक्लेरेशन जो 2001 में हुई थी। इसमें यह कहा गया कि अगर कोई पब्लिक हेल्थ का इमरजेंसी हो, जैसे अभी आपको कोविड का था, तो कोविड भी इस तरीके की इमरजेंसी है, तो इस केस में अगर पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करना हो तो मेंबर कंट्री चाहे तो वो ट्रिप्स एग्रीमेंट के अगेंस्ट जाके भी काम कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो आपका मोटो होगा वो काफ़ी ब्रॉड होना चाहिए और पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करने का हो, तो फिर यहाँ पर आपको कंप्लाई करना जरूरी नहीं है। तो इसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी या फिर पॉलिसी स्पेस। कुछ स्पेस दिया गया आपको, कुछ एग्जाम्पशंस दिए गए, छूट दिए गए कि आप इसके अगेंस्ट भी जाके काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में। तो ऐसा बात कहा गया आपको दोहा डिक्लेरेशन 2001 में। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, गलवान वैली, चाइना से रिलेटेड। यहाँ पर चीज़ आपको पता है कि पिछले साल 2020 में चाइना के साथ स्टैंड ऑफ रहा और कुछ यहाँ पर कन्फ्लिक्ट भी देखने को मिला इंडियन आर्मी और जो चाइना की आर्मी है उसके बीच में। तो मेनली ये जो प्रॉब्लम था ये क्रिएट कैसे होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो मैप यहाँ पर दिया गया है, ये जो मैं ये बना रहा हूँ, ये देखिएगा, ये जो लाइन है ये है LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये इस तरीके से जो मैंने ब्लैक का बनाया यहाँ पर, यह है LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये है श्योक रिवर जो इधर से बहती है, और इधर से जो बहती आ रही ये है गलवान रिवर। यानी कि ये वाला जो वैली होगा इसको हम गलवान वैली के नाम से जान देते हैं। और ये है आपका LAC, इधर पड़ता है इंडिया और इधर पड़ता है आपको चाइना, ठीक। तो अब इसमें यह बात है कि यहाँ पर जो स्टैंड ऑफ हुआ था या फिर जो भी कन्फ्लिक्ट हुआ था ये इस एरिया में हुआ था जो कि इंडिया और चाइना के बीच में लगता है LAC के पास में। ऐसा क्यों हुआ, ये कन्फ्लिक्ट क्यों हुआ? इसका रीजन ये था कि चाइना की जो न्यूज एजेंसी है उसका कहना था
कि भारत बॉर्डर के पास में एक रोड का निर्माण कर रहा है। उस रोड का नाम क्या है? उस रोड का नाम है दारबुक डीओबी रोड। डीओबी मतलब दौलत बेग ओल्डी, इसको हम कहते हैं दौलत बेग ओल्डी रोड। तो दाबरुक दौलत बेग ओल्डी का निर्माण कर रहा है, जो कि करीब 255 किलोमीटर लॉन्ग के आसपास में है। तो ऐसा कहना था चाइना की न्यूज एजेंसी का। लेकिन ये तो बात अपनी रही। अब उनका क्या था, उन्होंने तो पहले से ही मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट यहाँ पर बना रखे थे इस बॉर्डर के पास में। अब चूंकि इंडिया और चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट के तहत ये कहा गया है कि जो एलएसी है उसके 10 किलोमीटर के अंदर में किसी भी तरीके का इस्टेब्लिशमेंट नहीं हो सकता, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड हो। लेकिन चाइना ने इस चीज़ को तो कंप्लाई किया नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक मिलिट्री बेस भी बना दिया यहाँ पर, ठीक है। लेकिन चाइना की न्यूज एजेंसी ने इंडिया को कहा कि आप इसके लिए जिम्मेदार हैं, आप यहाँ पे सड़क बना रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पे कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। वैसे हम बात करें तो गलवान वैली आपको अक्साई चीन वाले एरिया में पड़ता है, जो कि कहाँ पर है? ये चाइना के अंडर में है। तो अब यहाँ पर कुछ हम बाउंड्री के बारे में बात कर लेते हैं। 4 नाम यहाँ पर आपको लिखे हुए मिलेंगे। एक है जॉनसन लाइन, एक है मैकमोहन लाइन, और एक है एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। जॉनसन लाइन प्रपोज किया गया था 1865 में। इस लाइन के अकॉर्डिंग, यानी कि ब्रिटिश रूल था अभी, तो इस लाइन के अकॉर्डिंग क्या है कि अक्साई चीन ये लद्दाख वाले एरिया में पड़ेगा। जो मैकडोनाल्ड लाइन था जो कि 1893 में प्रपोज किया गया, इसके अकॉर्डिंग अक्साई चीन वाला एरिया चाइना में पड़ेगा, ठीक है। तो भारत का कहना है, भारत मानता है जॉनसन लाइन को, इंडिया कहता है कि हम जॉनसन लाइन के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे क्योंकि अक्साई चीन लद्दाख में है। अब चाइना के कहना है कि हम जॉनसन लाइन के अकॉर्डिंग नहीं, हम मैकडोनाल्ड लाइन के अकॉर्डिंग हम अपनी बाउंड्री चाहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग अक्साई चीन चाइना में पड़ेगा। तो अब ना इंडिया और चाइना के बीच में कन्फ्लिक्ट, इसके बीच का एक रास्ता निकाला गया। एक्चुअली वो बीच का रास्ता नहीं था, वो चाइना के पक्ष में ही जाता है। तो वो क्या था? अभी प्रेजेंट की बात करें तो एलएसी है, जिसको हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। ये क्या करता है कि लद्दाख और अक्साई चीन को अलग करता है, और इसके अकॉर्डिंग अक्साई चीन चाइना के एरिया में पड़ता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल था वो मैकडोनाल्ड लाइन के अकॉर्डिंग ही है। इस एक्चुअल लाइन कंट्रोल को 1962 में जब वॉर हुआ उसके बाद इसको डिफाइन किया गया, और इसी लाइन को हम मैकमोहन लाइन के नाम से भी जानते हैं। तो कभी भी अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडिया चाइना को कौन सी लाइन अलग करती है, तो उसको मैकमोहन लाइन हम कहते हैं, और वही चीज़ है जिसको हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरीके की लाइन है जो बाउंड्री, ये आप थोड़ा आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया और नेपाल बॉर्डर। यहाँ पर भी आपको लेके काफ़ी डिस्प्यूट रहते हैं, इंडिया और नेपाल के बीच में भी। कुछ एरिया आपको जो उत्तराखंड से लगता है और कुछ एरिया जो यूपी से लगता है, वहाँ पर भी आपको कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेंगे। जैसे यूपी से एक एरिया लगता है सुस्ता एरिया, जिसको हम कहते हैं, ये भी डिस्प्यूटेड इंडिया और नेपाल के बीच में। तो सुस्ता एरिया पड़ता है गंडक रिवर के बैंक पर या गंडक रिवर के किनारे। गंडक रिवर को नेपाल में कहते हैं नारायणी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इंडिया और नेपाल के बीच में एक ट्रिटी है जिसको हम पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रिटी कहते हैं, 1950 में हुई थी। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो बॉर्डर है नेपाल से लगने वाला, वो ओपन बॉर्डर है, हमें किसी वीज़ा की, पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, हम फ्रीली आ जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वन कंट्री टू सिस्टम फॉर्मूला। वन कंट्री टू सिस्टम फॉर्मूला ये मेनली चाइना एंड हांगकांग, चाइना का हांगकांग एंड मकाऊ, ठीक है, के साथ है। आपको पता है कि चाइना का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है वो हांगकांग और मकाऊ के सेटअप से अलग था। ये भी आपको पता है कि हांगकांग और मकाऊ जो था ये पहले चाइना के पास में नहीं था। हांगकांग किसके पास था? ये था यूके के पास, और मकाऊ ये था पोर्तुगीज के पास, ठीक। बाद में दोनों ने क्या किया, हांगकांग और मकाऊ को चाइना को हैंड ओवर कर दिया, यानी कि अब चाइना के पास में आ गया। तो अभी आपको पता है कि हांगकांग में कुछ मूवमेंट चल रहे थे वहाँ पर चाइनीज गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट अपनी यहाँ के रूल को हांगकांग में स्टैब्लिश करना चाहते थे। तो वन कंट्री टू सिस्टम का मतलब यही हुआ कि वैसे तो ये सारे चाइना के अंडर में ही है अब, लेकिन वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था वो अलग अलग था। जैसे कि चाइना है, वहाँ पे आपको पता है कि किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, और हांगकांग की बात करें तो यहाँ पर एक पूरा एक जिसको हम सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, उस तरीके का यहाँ पर सिस्टम था, ठीक है। तो हांगकांग में मूवमेंट या प्रोटेस्ट होने की वजह से ये न्यूज़ में रहता है वन कंट्री टू सिस्टम फार्मूला। तो सीधे सीधे भी क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं कि हाल ही में न्यूज़ में रहा हुआ वन कंट्री टू सिस्टम फार्मूला किससे रिलेटेड है, ये भी आता है। अब यूपीएससी कहती है कि रिसेंटली न्यूज़ में था, तो उसके रिसेंटली न्यूज़ में कहने का मतलब ये नहीं है कि करंटली न्यूज़ में था, वो पिछले 2 साल का भी वो रिसेंटली न्यूज़ में ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है।
नेक्स्ट एक एसोसिएशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये वर्ल्ड बैंक का पार्ट है। अगर आपने वर्ल्ड बैंक को अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वर्ल्ड बैंक का पार्ट है जो मेनली पॉवर्टी रिड्यूस करने का काम करता है। तो कैसे पॉवर्टी रिड्यूस करेंगे, ये जो लेस डेवलप कंट्रीज हैं या फिर वैसी कंट्रीज जो कि काफ़ी डेट में है, जिनके ऊपर काफ़ी कर्जा है, वैसे कंट्रीज को ये क्रेडिट्स या यानी कि लोन या ग्रांट्स प्रोवाइड करती हैं। सॉफ्ट लोन मेनली ये होता है, काफ़ी कम ब्याज दर पर ये दिया जाता है या फिर ये ग्रांट्स भी देते हैं। तो मेनली इनका पर्पस होता है पॉवर्टी को रिड्यूस करना, और ये वर्ल्ड बैंक का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोग्राम फॉर एशिया रेजिलेंस टू क्लाइमेट चेंज, यानी कि अगेन यहाँ पर क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड यहाँ पर ये आपको बनाया जाता है प्रोग्राम। ये 2018 में लॉन्च किया गया। फंड जो है इस दिया जाता है यूके के द्वारा, और यूके मतलब आपको यूनाइटेड किंगडम, और इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है इस फंड का देख रेख करने का काम ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाता है। तो मेनली क्लाइमेट से रिलेटेड जो पॉलिसीज हैं उनको बनाने का काम या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन करने का काम ये करती है। और ये किन कंट्रीज के लिए बनाया गया ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। तो ये कंट्रीज ये किसके लिए बनाया गया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाक एंड श्रीलंका में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की कंट्रीज ही हैं। अब इसमें भी देखिए बहुत सारे एसोसिएशंस होते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, सबकी कंट्री को याद रखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इतना आप याद जरूर रखें कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया है या फिर नहीं है तो उस चीज़ को याद रखना है। जैसे इस प्रोग्राम के अंडर में इंडिया आता है तो आपको ये याद रखना है। अब जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे ओपेक की हम बात करें, ओपेक में इंडिया नहीं आता, तो बस याद रखना है कि इंडिया नहीं आता। अदरवाइज हर ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन से रिलेटेड आप कंट्रीज को याद नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट इंडिया को जरूर याद रखें। नेक्स्ट एशियन डिजास्टर प्रिपेयरनेस सेंटर, अगेन ये डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। टू बिल्ड डिजास्टर रेजिलियंस इन एशिया एंड पैसिफिक रीजन, 1986 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका हेडक्वार्टर आपको बैंकॉक में मिलेगा। कंट्रीज की अगर हम फिर बात करें तो यहाँ पर 9 फाउंडिंग मेंबर्स हैं इसके। कौन कौन, बांग्लादेश, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका एंड थाईलैंड। अगेन यहाँ पर इंडिया है, इसलिए बस याद रखिए कि इंडिया यहाँ पर है, अदरवाइज अगेन सारे कंट्रीज का नाम याद नहीं कर सकते हैं। फेज 1 ट्रेड डील, मेनली ये यूएसए और चाइना के बीच में ही है। ये तब हुआ था, आपको पता होगा कि चाइना और यूएसए के बीच में ट्रेड वॉर जब स्टार्ट हुआ उस समय यूएसए ने बहुत सारे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, चाइना को ब्लेम करते हुए कि चाइना क्या करे, अनफेयर ट्रेड पॉलिसी का यूज कर रहा है। तो जब ये ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगे उसके बाद कुछ टाइम के बाद चाइना और यूएसए के बीच में एग्रीमेंट किया जाता है कि धीरे धीरे हमें क्या करना होगा, इस ट्रेड ऑफ को कम करना होगा। तो इस तहत जो पहली मीटिंग होती है, फेज 1 की मीटिंग होती है, जिसको हम फेज 1 ट्रेड डील कहते हैं, इसके तहत क्या किया जाता है कि चाइना ये एग्री करता है कि वो $200 बिलियन के गुड्स या सर्विसेज जो यूएसए से परचेज करेगा 2020 और 2021 के समय में। तो ये एग्रीमेंट किया जाता है यूएसए और चाइना के बीच में, जो कि पहले फेज में किया जाता है। सो दिस इज कॉल्ड फेज 1 ट्रेड डील। अगेन इस तरीके के स्टेटमेंट आ सकता है कि रिसेंटली न्यूज में था फेज 1 ट्रेड डील, ये किससे रिलेटेड है या फिर उसके अंडर में कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है या नहीं है, उस तरीके से ये आ सकता है। तो अगेन इसको याद रखना है। वन हेल्थ अप्रोच, ये पिछले कई सालों से न्यूज में रह रहा है। तो वन हेल्थ अप्रोच का मतलब ये है कि एक ऐसा हम सिस्टम बनाएं जिसमें सभी के हेल्थ को इंटीग्रेटेड फॉर्म में देखा जाए, यानी कि पीपल का हेल्थ हो, एनिमल्स के हेल्थ हो, या प्लांट्स के हेल्थ हो, या हमारे रिलेटेड या जो हमारे सराउंडिंग्स इन्वायरमेंट है उनका हेल्थ हो। तो इन सभी के हेल्थ को मिला के एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाया जाए ताकि सभी की हेल्थ इश्यूज या फिर जो भी प्रॉब्लम्स हैं इससे रिलेटेड उनको हम उनका सॉल्यूशन खोज पाए। ठीक है, तो इसको हम वन हेल्थ पॉलिसी करते हैं जब सभी के हेल्थ को हम मर्ज कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो मेनली ये एक विचारधारा या फिर एक सिस्टम प्रपोज किया गया 2003-4 से न्यूज में, ये लगातार ये रहता है। मेनली ये जो अप्रोच है ये बेस्ड है मैनहट्टन प्रिंसिपल पर, क्योंकि मैनहट्टन प्रिंसिपल में भी वन हेल्थ अप्रोच की बात की गई थी। तो अगेन आपको मैनहट्टन प्रिंसिपल याद रखना है, किससे रिलेटेड है ये, वन हेल्थ अप्रोच से ये रिलेटेड है। एमनेस्टी इंटरनेशनल आपको पता ही एक एनजीओ है और ह्यूमन राइट रिवोल्यूशन से ये रिलेटेड हेडक्वार्टर इसका लंदन में है। ठीक है, कभी कभी कंफ्यूजन यहाँ पर हो जाता है कि कम्युनिटी इंटरनेशनल इज अ यूएन बॉडी, इज एन यूएन बॉडी, यानी कि यूनाइटेड नेशंस का बॉडी है। ऐसा नहीं है, ये एक एनजीओ है। यूनाइटेड नेशंस के अंडर में ये नहीं आता, भले यूनाइटेड नेशंस के साथ ये काम करता है लेकिन उसके अंडर में ये नहीं आता। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये एक एनजीओ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अल शबाब। अल शबाब ये न्यूज में रहता है सोमालिया, यानी कि जो ईस्ट अफ्रीका की एक कंट्री है। ये एक मिलिटेंट ग्रुप है, यानी कि आप कह सकते हैं कि लाइक टेररिस्ट
टाइप के ग्रुप, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो वहां पर ये एक्टिव रहते हैं, जिसका नाम है अल शबाब। लोकेशन सोमालिया याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक ओपेक प्लस, ठीक है, ये प्लस यहां पर बनाया गया, दिस इज ओपेक प्लस। ओपेक प्लस ओपेक से अलग है। अगर हम ओपेक की बात करें तो ओपेक के अंडर जो कंट्रीज आते हैं वो कौन कौन से हैं? ओपेक के अंडर में आते हैं अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, सूडान एंड साउथ सूडान। ओपेक के अंडर में रशिया नहीं आता, लेकिन जब हम ओपेक प्लस की बात करते हैं तब उसमें रशिया भी इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंट्रीज लिखे गए हैं ये ओपेक प्लस वाले कंट्री है, इसलिए अलग से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि रशिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ ओपेक बट रशिया इज अ मेंबर ऑफ ओपेक प्लस। ये न्यूज में क्यों रहा? आपको पता है कि लॉकडाउन के समय पे ये जो ऑयल थी ना, क्रूड ऑयल, इसकी जो प्राइस थी काफी कम हो गई थी, कि इसकी वजह से यहाँ पर यूएसए में कुछ तो कंपनी बैंकरप्ट भी हो गई, यहाँ तक कि उन्होंने अपने यहाँ स्टॉक रखने से भी मना कर दिया, इसकी प्राइस इतनी कम हो गई थी। तो यहाँ पर ओपेक कंट्रीज और रशिया के बीच में, ठीक है, ओपेक कंट्रीज साथ ही साथ रशिया, इनके बीच में एक डील की जाती है कि हम क्या करेंगे कि ऑयल का जो आउटपुट है, यानी जितना हम ऑयल प्रोड्यूस करते हैं इसको हम कम कर देंगे, तो जब सप्लाई कम होगी तो प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर एग्रीमेंट किया जाता है ओपेक और रशिया के बीच में, तो इन दोनों को मिला के हम ओपेक प्लस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो चलिए, इस तरीके से हमारा यहाँ पर सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है आई आर का। इसके बाद हम थर्ड पार्ट भी आई आर का ही कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।